Hello everyone. So today's topic is second application of Ampere's circuital law, that is magnetic field due to a long straight current carrying wire. Okay? इस आर्टिकल में हम देखेंगे लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आता है. सो फॉर दैट वी हैव टू कंसीडर अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस r carrying current I, and as we know magnetic field around a long straight current carrying wire is in the form of concentric circles. ठीक है, हम बायोसेवर्स लॉ में कर चुके हैं कि अगर हमारे पास वायर स्ट्रेट है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स. ओके, एंड लेट पी क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है. अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस आर्टिकल में हमारे पास 3 फर्दर केसेस अराइज होते हैं. ओके, सी ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस क्या है r, एंड ये लाइन है एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर, एंड अलोंग एक्सिस मैंने करंट की डायरेक्शन यहाँ ड्रॉ कर दी है. ठीक है, एंड सी ये हमारी करंट कैरिंग वायर है तो हमें इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है. जैसे मैंने बताया ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन की वजह से यहाँ पर फर्दर 3 केसेस अराइज होंगे. तो वो पोजीशन कौन सी है हम देख लेते हैं. सी फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को वायर के आउटसाइड कंसिडर कर लेंगे. तो देखो ये वायर के आउटसाइड है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, तो देखेंगे आउटसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आता है. सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ऑन द सरफेस ऑफ वायर कंसिडर कर लेंगे, तो हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आता है. थर्ड केस में हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को वायर के इनसाइड कंसिडर कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आता है. एंड तीनों केसेस के लिए फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. ओके, सो केस 1, if observation point P lies outside the wire, that is r is greater than capital R. Here small r is the distance of point of observation from the axis of wire, and capital R is radius of the cylindrical wire. ओके, तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है वो ग्रेटर होगा रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर से, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ लाई करे, आउटसाइड द वायर. सी ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है जो O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, R, एंड कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द वायर. ओके, सो इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, बट हम यूज़ क्या करेंगे, ACL. तो ACL किन पाथ्स के लिए वैलिड होता है, क्लोज्ड पाथ के लिए. सो इस P पॉइंट पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, एम्पीरियन लूप. तो एम्पीरियन लूप कैसी होती है, बेसिकली एम्पीरियन लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. तो स्ट्रेट वायर के अराउंड हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस फॉर्म में होती है, सर्कल की फॉर्म में. तो इस पॉइंट P पर देखो मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और यही क्या है, एम्पीरियन लूप. अब इस P पॉइंट पे हम ACL अप्लाई कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ACL इंटेग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I. अब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ओपन करना है, तो इन दोनों के डायरेक्शंस चाहिए हमें. किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर. तो देखो इस पॉइंट पर हम डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, हम कर चुके हैं. राइट हैंड थंब रूल से कि अगर स्ट्रेट वायर में करंट अपवर्ड्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होती है, मींस ऐसे जाएगी एंटी क्लॉकवाइज. तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे हम, टेंजेंट से. ओके, सर्कल है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B वेक्टर. सी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ड्रॉ कर दी है. अब हमें करंट एलिमेंट की डायरेक्शन चाहिए DL की. तो DL की डायरेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द लूप होगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो इस पॉइंट पर DL की डायरेक्शन भी कैसे डिफाइन करेंगे हम, टेंजेंट से. सो इसी तरफ हमारा DL एलिमेंट होगा. सी मैग्नेटिक फील्ड एंड DL की डायरेक्शन सेम है, मीन्स ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनमें एंगल कितना होगा, 0. तो यहाँ मैंने लिखा है सिंस B एंड DL आर इन सेम डायरेक्शन,
तो दोनों में एंगल 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे हम। इंटेग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। कॉस 0 इज़ 1, तो क्या बचेगा, इंटेग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, सी वही लिखा है मैंने, इंटेग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो एम्पीरियन लूप की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि उसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, तो इसे इंटेग्रल से बाहर ले लेंगे। सो इंटेग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इंटेग्रल ऑफ डी एल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप हमारे पास क्या है, सर्कुलर। सो सर्कल की टोटल लेंथ क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, विच इज़ 2 पाई आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ एम्पीरियन लूप। सो ये वैल्यू इंटेग्रल ऑफ डी एल की हम यहाँ पुट कर देंगे। सो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो वी हैव b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, which is the required expression for magnetic field at a point outside the wire. So let this be equation number 1, and यहाँ से हम लिख सकते हैं कि B is inversely proportional to R, means outside the wire magnetic field ऐसे vary कर रही है. Okay? So moving on to case 2, if observation point lies on the surface of wire. तो इस केस में हम मान लेंगे कि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वायर के सरफेस पर। सो इन दिस केस जो आर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर। ओके, यू कैन सी हियर, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वायर है। अब हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ कंसिडर कर रहे हैं, ऑन द सरफेस। सो सरफेस पर है तो आर किसकी इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या थी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर था यहाँ, वहाँ स्मॉल आर को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ वायर। ओके, सो देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है आर के, मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस पर वो डिपेंड नहीं कर रही। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। ओके, सो थर्ड केस, इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज इनसाइड द वायर। तो इस केस में क्या होगा, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है वो लेस होगा रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर से। ठीक है, हम डायग्राम से देख लेते हैं। सी, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं इनसाइड द वायर। सो लेट दिस पी पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर। क्लियरली स्मॉल आर इज लेस दैन द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर। तो ये पॉइंट फिर से क्लोज्ड पाथ में नहीं आ रहा, तो हम फिर से एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मैंने फिर से सर्कल ड्रॉ कर दिया है एंड दिस इज एम्पीरियन लूप। ओके, अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ अप्लाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटेग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ मैंने करंट आई डैश लिया है। आई डैश क्या है, करंट जो फ्लो कर रहा है एम्पीरियन लूप में से, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। सी, ACL के इंट्रोडक्शन में हम कर चुके हैं कि हम उतना ही करंट कंसीडर करेंगे जो क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप में से फ्लो करेगा। यहाँ पर हमारी लूप का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, विच इज़ लेस दैन द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर। तो हम कितना करंट कंसीडर करेंगे जो इस लूप में से पास करेगा। ओके, और वो क्या है, आई डैश। अब आई डैश की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे करंट पर यूनिट एरिया की। ओके, इसे डायग्राम में से समझ लेते हैं। सी, आई डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे करंट पर यूनिट एरिया की। इस वायर में करंट पर यूनिट एरिया क्या रहेगा, सेम कांस्टेंट रहेगा। जितना करंट इस सर्कल में से पास करेगा उतना ही करंट इस सर्कल में से पास करेगा। मींस करंट
जो इस सर्कल के एरिया में से पास करेगा वो इक्वल होगा करंट जो इस सर्कल के एरिया में से पास करेगा। करंट पर यूनिट एरिया की हम प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे। सो वी कैन राइट करंट पर यूनिट एरिया। किसके एरिया की बात कर रहे हैं हम? सर्कल के, जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर, इक्वल होगा करंट पर यूनिट एरिया। किसके एरिया की बात कर रहे हैं हम? एम्पीरियन लूप की, जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर। ओके, सो आई बाय सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा? आई डैश बाय पाई आर स्क्वायर। आई करंट फ्लो कर रहा था सिलेंड्रिकल वायर में, जिसका रेडियस क्या है? आर, एंड हम उसका टॉप व्यू ले रहे हैं, तो टॉप व्यू मीन्स सर्कल का एरिया ले रहे हैं। आई डैश करंट फ्लो कर रहा था एम्पीरियन लूप में से, जिसका रेडियस क्या था? स्मॉल आर। यहाँ से हम आई डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाई कैंसिल हो जाएंगे तो आई डैश की वैल्यू क्या आएगी? आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, सो ये वैल्यू आई डैश की हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सी इंटेग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश था, तो आई डैश की वैल्यू पुट कर दी आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। सिंस फिर से हमारी एम्पीरियन लूप क्या है? सर्कल, तो सर्कल में हम इन दोनों के डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट टू दैट पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है? हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। सो मैंने यहाँ P पॉइंट पर दोनों के डायरेक्शंस ड्रॉ कर दी हैं। दोनों पैरेलल हैं तो दोनों में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ओके, सो इंटेग्रल ऑफ इनका डॉट प्रोडक्ट ओपन किया है, बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू ये फैक्टर एज इट इज, कॉस 0 इज 1 एंड b क्या है? कांस्टेंट। सो b को इंटेग्रल से बाहर लेंगे तो क्या आएगा? इंटेग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फिर से इंटेग्रल ऑफ डी एल करना है, मीन्स टोटल लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप लेंगे हम। तो टोटल लेंथ क्या होगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो सी इंटेग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो इंटेग्रल ऑफ डी एल की वैल्यू लिखी है मैंने यहाँ 2 पाई आर। हम वैल्यू पुट करेंगे अबव इक्वेशन में। सो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आर एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की? सी b इज इक्वल टू म्यू नोट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियरली b जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस के। कहाँ? इनसाइड द वायर। तो समराइज कर लेते हैं। इनसाइड द वायर b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ऑन द सरफेस ऑफ वायर d इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, ये हम कर चुके हैं, एंड आउटसाइड द वायर b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस आर्टिकल की। सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने अलोंग एक्स एक्सिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस लिया है एंड अलोंग वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड ली है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हम वायर के लिए करना चाहते हैं, तो यहाँ मैंने डॉटेड लाइन से वायर ड्रॉ कर दी है। सबसे पहले हम रीजन्स डिफाइन करेंगे। सी ये सिलेंड्रिकल वायर है, तो ओ पॉइंट मीन्स ओरिजिन से जो पॉइंट हम वायर के एक्सिस पर भी कंसिडर कर रहे थे, वहाँ से लेकर इस पॉइंट से पहले हमारा कौन सा रीजन आएगा? इनसाइड द वायर। एंड इनसाइड द वायर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस था r, वो लेस दैन था रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर, ये हम कर चुके हैं। एंड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रही थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्टेंस। तो ग्राफ कैसे आएगा? लीनियर। सो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे हम, ग्राफ लीनियर जाएगा, कहाँ तक जाएगा? सरफेस तक। जैसे ही हम वायर के सरफेस को अप्रोच करते हैं तो उस पॉइंट पर हमने देखा था r किसके इक्वल हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर और सिलेंड्रिकल वायर। तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट थी स्मॉल r के। सो वहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। एंड
दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसके बाद जो भी हम डिस्टेंस की वैल्यू लेंगे वो वायर के आउटसाइड लाई करेगी। ओके, सो आउटसाइड द वायर आर क्या है, ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर। सो आउटसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रही थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो इस पॉइंट के बाद हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, हाइपरबोला। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपको पता है, हाइपरबोला बनता है, तो हमने बना दिया। ओके, फिर से इनसाइड लीनियरली जाएगी, कहाँ तक, सरफेस तक। सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर। एंड देन आउटसाइड कैसे वेरी करेगी, एज हाइपरबोला। ओके, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने शो कर दी है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉरॉइड। बेसिकली अ टॉरॉइड इज रिंग शेप्ड एंडलेस सोलेनॉइड। सो अगर हम सोलेनॉइड को रिंग की शेप दे दें तो वो क्या बन जाएगा, टॉरॉइड। सी, सोलेनॉइड क्या होता है, स्प्रिंग की फॉर्म में वायर, अगर हम उसे रिंग की शेप दे दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, टॉरॉइड। ओके, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम की रिंग ले लें, उसके ऊपर वायर को वाउंड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, टॉरॉइड। ओके, सो टॉरॉइड में से जब हम करंट पास करवाएंगे तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट कैसे होगी, देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ टॉरॉइड इज सेम एज दैट ऑफ सोलेनॉइड। सो जैसे सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, वैसे ही टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। ओके, मीन्स इनसाइड द टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, बट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस शेप में होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में। ओके, एंड आउटसाइड द टॉरॉइड प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन ज़ीरो। जैसे सोलेनॉइड के आउटसाइड हम मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो लेते थे, वैसे ही टॉरॉइड के आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, बिकॉज टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम वैसी ही है जैसे सोलेनॉइड के लिए थी। ओके, सो नाउ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ ACL, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग टॉरॉइड। टॉरॉइड के बारे में अब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता है। वैसे तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम वैसी ही होगी जैसे सोलेनॉइड के लिए है, तो इसका एक्सप्रेशन भी वैसा ही आना चाहिए जैसे सोलेनॉइड के लिए है। मीन्स इसका रिजल्ट भी कितना आना चाहिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जो सोलेनॉइड के लिए है। ओके, सो consider a toroid carrying current I and let n be the number of turns per unit length, that is n is equal to n by l, and यहाँ से number of turns हम निकाल सकते हैं, n is equal to n into l। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सोलेनॉइड के केस में कि n क्या होता है एंड नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालते हैं। सिंस यहाँ पर हम टॉरॉइड ले रहे हैं, टॉरॉइड किस फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में, तो सर्कल की टोटल लेंथ क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मीन्स यहाँ हम L की वैल्यू क्या लेंगे, 2πr। सो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगी, n इंटू 2πr। ओके, सो मैंने यहाँ वही वैल्यू लिखी है नंबर ऑफ टर्न्स की, n इंटू L, L मीन्स 2πr। ओके, अब हम मान लेंगे कि P क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो टॉरॉइड के केस में भी हमारे पास फर्दर 3 केसेस अराइज होते हैं, जैसे स्ट्रेट वायर के केस में हम कर चुके हैं। ओके, वो भी क्यों अराइज होते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन की वजह से। ठीक है, सो केस 1, इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द टॉरॉइड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर O। तो फर्स्ट केस में हम मान रहे हैं कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P टॉरॉइड के आउटसाइड लाई करता तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता। इसका आंसर हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं वैसे कि टॉरॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, जैसे सोलेनॉइड के अराउंड है। तो सोलेनॉइड के अराउंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। सो टॉरॉइड के आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, बट हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सी, ये हमारे पास टॉरॉइड है, जैसे मैंने बताया था कोई नॉन कंडक्टिंग रिंग ले ले, उसके ऊपर वायर को वाउंड कर ले, तो ये टॉरॉइड है।
अब टोरॉइड के सेंटर से मीन्स ओ पॉइंट से हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस आर। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? टोरॉइड के आउटसाइड। तो आउटसाइड है तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो देखो हमें यहाँ क्या अप्लाई करना है? ACL। ACL कहाँ अप्लाई होता है? क्लोज्ड पाथ पर। तो हमें इस पॉइंट पर एम्पीरियन लूप कंसिडर करनी होगी। सिंस टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? कंसेंट्रिक सर्कल की तरह। तो P पॉइंट पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये क्या है? एम्पीरियन लूप। ओके, एंड देन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि प्रैक्टिकली आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन 0। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट केस है। सो केस 2, इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज इनसाइड द टोरॉइड। अब हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कहाँ कंसीडर कर रहे हैं? इनसाइड द टोरॉइड। बट इनसाइड कहाँ? बिटवीन द एम्प्टी स्पेस। तो देखो ये हमारे पास टोरॉइड है, ये रिंग की शेप में है, तो ये बीच वाला स्पेस क्या है? एम्प्टी। तो अब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है। तो सेंटर पॉइंट O से P हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितने डिस्टेंस पर? R। अब देखो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा कहाँ है? एम्प्टी स्पेस में। एम्प्टी स्पेस में करंट कितना होता है? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? 0। सो सेकेंड केस में भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है? 0। ओके, सो वही लिखा है मैंने, एज करंट एनक्लोज्ड बाय एम्प्टी स्पेस ऑफ टोरॉइड इज 0, दैट इज I is equal to 0, so therefore magnetic field is 0. So now moving on to third case, very important. If observation point P lies on the toroid at a distance R from center O. अब हम मान लेंगे कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट टोरॉइड के ऊपर लाई कर रहा है। ओके, सो ये हमारा टोरॉइड है। अब हम मान लेंगे कि सेंटर पॉइंट O से ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहाँ पर है। कितने डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर। ओके, सो इस P पॉइंट पर अब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। यूज़ क्या करेंगे हम? एम्पियर सर्किटल लॉ। सो P पॉइंट पर हमें एम्पीरियन लूप ड्रॉ करनी होगी। ओके, सिंस एम्पीरियन लूप कैसी होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह। तो टोरॉइड के लिए मैंने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? सर्कल की फॉर्म में। सो इस P पॉइंट पर हम एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे, मीन्स एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके, सो ये रेड लाइन मैंने एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दी है। ओके, मीन्स क्लोज्ड पाथ ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यहाँ ACL लॉ अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट ओपन करना होता है B एंड DL का। तो इस पॉइंट पर देखो मैंने B एंड DL की डायरेक्शंस ड्रॉ कर दी है। सर्कुलर लूप है तो आपको पता है उस पॉइंट पे टेंशन ड्रॉ कर दे, तो टेंशन ड्रॉ कर दी है मैंने 2, B वेक्टर एंड DL। ओके, so according to Ampere's circuital law, integral of B vector dot DL vector is equal to mu naught I net. इनका डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो इंटेग्रल ऑफ BDL cos 0 is equal to mu naught I net. ओके, सो B को मैंने इंटेग्रल से बाहर ले लिया है। सो इंटेग्रल ऑफ DL is equal to mu naught I net. सो इंटीग्रेशन ऑफ DL मीन्स टोटल लेंथ चाहिए। टोटल लेंथ किसकी इक्वल होती है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2πr। ओके, सो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। अब हमें यहाँ नेट करंट फाइंड करना है, जैसे हम सोलेनॉइड में कर चुके हैं। नेट करंट को कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट थ्रू द टोरॉइड। सो यहाँ मैंने आई नेट को रिप्लेस कर दिया है। देखो म्यू नॉट एज इट इज़, आई नेट के प्लेस में मैंने लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। ये करंट वो है जो टोरॉइड में से फ्लो कर रहा है। ओके, सो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज़। नंबर ऑफ टर्न्स हम स्टार्टिंग में लिख चुके हैं, इट इज़ n इंटू 2πr इंटू आई। तो ये 2πr एंड 2πr फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो B की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट n आई।
So here expression for magnetic field for a toroid is same as that of solenoid. So ये है हमारा रिजल्ट. So ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है. ओके, so this is our today's lecture. Thank you.